हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल के क्लास में हमने गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ा था और गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा था। गुरुत्वीय त्वरण का मान किस जगह पे कितना बढ़ता है या घटता है, ये सारी बात हमने कल के क्लास में किए थे। और ये भी किए थे कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होती है, उसका अंतर स्पष्ट किए थे। चलिए, आज की टॉपिक है कि प्रणोद बल किसे कहते हैं, मतलब कि प्रणोद क्या होता है। दोस्तों, हमारे जीवन में जो है प्रणोद बल किस तरह की काम करती है, ये सारी चीज आज हम जानेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि प्रणोद बल किसे कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि किसी भी सतह पे, कोई भी सतह हो या कोई पृष्ठ हो, उस पे लगने वाली लंबवत बल को हम प्रणोद बल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये हाथ है, वो एक सतह है, ये एक क्या है, सतह है, उस पे एक बल लगा रही है और वो भी क्या लग रहा है, लंबवत लग रहा है। तो ये कौन सी बल लगेगी, ये इससे बोलते हैं प्रणोद बल। क्या बोलते हैं, प्रणोद। या फिर कोई भी वस्तु, यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक बर्तन में अगर पानी भरा हुआ है तो वह अपने सतह के बिल्कुल लंबवत वहां पे बल लगाएगा। क्या लगाएगा दोस्तों, अपने सतह के लंबवत एक बल लगाएगा। इसी बल को हम प्रणोद कहते हैं। इसी बल को हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि इसका एशय मात्रक वही होता है जो बल का एशय मात्रक होता है। दोस्तों, सिंपल सी बात है कि अगर बल जो है, बल की एशय मात्रक न्यूटन होती है, तो ये भी तो एक प्रकार की बल होती है। ये भी क्या है कि एक प्रकार का बल है, फोर्स है। तो ये भी क्या है, एक फोर्स है। तो इसीलिए बल का एशय मात्रक जो होता है वही होता है प्रणोद की एशय मात्रक। तो बल की एशय मात्रक क्या होती है, आप लोग याद कीजिए। बल की एशय मात्रक न्यूटन होता है, इसीलिए प्रणोद का एशय मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बल की एशय मात्रक न्यूटन, तो प्रणोद बल का भी एशय मात्रक न्यूटन ही होगा। उसी प्रकार दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा कि अगर कोई, यहाँ पे देखिए कि पानी, अगर हम इस बर्तन में 2 केजी पानी लिए, 2 केजी पानी ले लिए, एक बर्तन में हम 2 केजी पानी ले लिए, तो इसका भार क्या होगा, तो भार बराबर क्या होगा। तो दोस्तों, हम भार का फॉर्मूला जानते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, जिस वस्तु का हमें भार निकालना है, उसका द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण से गुणनफल किया जाए तो वह उसका भार निकल जाएगा। तो हमारा द्रव्यमान कितना है, 2 केजी, और हमारा गुरुत्वीय जी का मान कितना होता है, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम लगभग 10 के बराबर भी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 9.8 लगभग 10 के बराबर होता है। तो हम इसे 10 लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ कर लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि हमारा भार क्या हो जाएगा, हमारा भार हो जाएगा 20 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने बताया था कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ 20 न्यूटन हमारा 20 न्यूटन जो है हमारा क्या हो जाएगा, प्रणोद। ठीक है दोस्तों, हमारा 20 न्यूटन क्या हो जाएगा, प्रणोद जो है 20 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा कि किसी सतह पे लगने वाली लंबवत बल को क्या कहेंगे, किसी सतह के लगने वाली लंबवत बल को क्या कहेंगे, प्रणोद कहेंगे। ठीक है, तो चलिए, इसका एग्जाम्पल भी आप समझ गए कि इसका भार जो है प्रणोद के बराबर होता है, भार या बल, तो इसे हम ऐसे निकाला जा सकता है। और प्रणोद का जो आंसर आता है, हमें इस पे लंबवत सतह पे जो लगने वाली बल होती है उसे हम न्यूटन में मापेंगे। जैसे कि हमारा 20 न्यूटन आ गया है, कभी 50 न्यूटन आ सकता है, 60 न्यूटन आ सकता है, तो उसे प्रणोद का एशय मात्रक भी क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होती है, हमारे ऊपर एक प्रेशर लगता है, वायुमंडलीय दाब। तो ये दाब क्या होती है मैम, चलिए जानते हैं। यहाँ देखिएगा दोस्तों कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, किसी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कोई भी एक क्षेत्रफल हो, मान लीजिए यहाँ पे एक हम बॉक्स लिए हुए हैं, नीचे पे क्या है, बॉक्स या मान लीजिए टेबल है, उस पे लगने वाला जो बल होता है या फिर कहीं से प्रेशर होता है, उस पे फोर्स लगता है,
उसे हम क्या कहेंगे? तो मान लीजिए कि एक टेबल है, यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है? एक टेबल है। मान लीजिए यहाँ पे एक टेबल है, उस पे जो एक बल लगेगी या फिर कहीं से लगे, उसे उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, किसी एक क्षेत्रफल पर लगने वाली बल को, उस फोर्स को हम दाब कहते हैं। उस वस्तु का क्या कहते हैं? उस वस्तु का हम दाब कहते हैं। चलिए दोस्तों, इसका एसआई मात्रक क्या होता है, पहले उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। दोस्तों परिभाषा के अंदर ही हर चीज का फॉर्मूला होता है। जैसे कि दाब के परिभाषा के अंदर हम आपको फॉर्मूला ढूंढते हैं। देखिए कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल नीचे होना चाहिए, पर लगने वाला बल, पर लगने वाला ये जो फोर्स है, पर लगने वाला बल को हम दाब कहते हैं। तो दाब का फॉर्मूला हो गया बल बटा क्षेत्रफल। दोस्तों इसका एसआई मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ही क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। यहाँ देखिएगा दोस्तों कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन, और क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, मैम मुझे तो नहीं पता है क्षेत्रफल का एसआई मात्रक, चलिए हम जानते हैं। दोस्तों आप क्लास 7, 8 या फिर 9th में मैथ में पढ़े होंगे कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, आयतन कैसे निकाला जाता है। चलिए हम क्षेत्रफल निकालते हैं इसका। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग? मैम मुझे तो नहीं पता है, चलिए हम जानते हैं। क्षेत्रफल अगर निकाला जाए, किसी वस्तु का क्षेत्रफल निकाला जाए, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई से गुणनफल किया जाता है, यानी कि उसका लंबाई गुने चौड़ाई। दोस्तों हम जानते हैं, हम पहला चैप्टर में पढ़ाए थे कि लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है दोस्तों? लंबाई का एसआई मात्रक मीटर होता है, गुने, और चौड़ाई का एसआई मात्रक भी मीटर ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, तीनों का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर ही होता है। तो हम यहाँ पे देखिएगा कि लंबाई गुने चौड़ाई मीटर गुने मीटर, यानी मेरा हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो हमारा क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। इसीलिए क्षेत्रफल का एसआई मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, और न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, यानी कि दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब तो आ गई समझ में, अब आई समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि इस न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का एक और नाम है, एक अन्य नाम है, इसे पास्कल से भी ज्ञात किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पास्कल कहते हैं। किसे क्या कहते हैं? इसे हम पास्कल कहते हैं। तो एक पास्कल बराबर हमारा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। मतलब कि ये 1 पास्कल 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, दोनों इक्वल होता है। मतलब अगर हम पास्कल का मान दे तो हम न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर का मान भी ले सकते हैं, मतलब दोनों एक बराबर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। चलिए हम घनत्व के बारे में जानते हैं कि ये घनत्व होता क्या है, किसी वस्तु का घनत्व, डेंसिटी क्या होती है। चलिए जानते हैं। पहले परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं कि किसी पदार्थ में या फिर किसी पदार्थ के एकांक आयतन, यहाँ पे देखिए दोस्तों एकांक आयतन, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में पदार्थ की जो परिणाम होती है उसे उस पदार्थ के हम घनत्व कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, क्योंकि परिभाषा में कुछ समझ खास आई नहीं। चलिए, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक बर्तन है जिसमें हम कुछ पानी डाल रहे हैं। दोस्तों इस बर्तन में हम जितना अधिक पानी डालेंगे, पानी के ऊपर फिर पानी आएगा, जितना अधिक पानी डालेंगे, जब इसमें पदार्थ की मात्रा जितना अधिक आएगी ऊपर बढ़ते चली जाएगी। एक टाइम आएगा, अगर हम पानी यहाँ से भरना पूरा फुल स्पीड में यहाँ से पानी अगर हम डालते जा रहे हैं, तो कभी हो सकता है ये बर्तन फुल होके नीचे पानी गिरने लगे। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें जो है डेंसिटी होती है, कुछ घनत्व होता है, जिसमें पानी भरते जाता है, उसके ऊपर पानी आते रहता है और उसमें कुछ परिणाम होती है। तो ये सारी जो पानी एक टाइम आता है जो भर जाता है। चलिए हम समझते हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पे पानी इतना डाल दिए, हमारा पानी क्या है, यहाँ तक हम पानी डाल चुके हैं।
यहाँ पे पानी डाल चुके हैं, तो परिभाषा के हिसाब से पढ़िए कि किसी पदार्थ के एकांक आयतन में इस पदार्थ के, यानी कि हम पानी लिए हैं तो इस पदार्थ के आयतन, यहाँ पे जो है आयतन में पदार्थ की जो परिणाम होती है दोस्तों, पदार्थ की परिणाम या फिर पदार्थ की मात्रा हम किसे कहते हैं? तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि द्रव्यमान का एक परिभाषा होता है नॉर्मली कि पदार्थ की, जिस वस्तु में जितना पदार्थ होती है, पदार्थ की मात्रा होती है, उस वस्तु का उसे उसकी मतलब उसी हिसाब से उसका द्रव्यमान होती है, मतलब कि पदार्थ की मात्रा को उसके द्रव्यमान कहते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, पदार्थ की जितना परिणाम होती है, इसमें जितना ही पदार्थ की परिणाम होगी उसे उस वस्तु का पदार्थ का घनत्व कहेंगे, मतलब कि जितना पदार्थ का जो परिणाम अधिक होगा उस वस्तु का घनत्व उतना ही अधिक होगी। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इस वस्तु में जितना ही पदार्थ की मात्रा होगी, जितनी अधिक होगी उसका घनत्व उतना अधिक होगा, और अधिक होगा इसमें पदार्थ की मात्रा तो इसमें अधिक घनत्व होगी, अधिक डेंसिटी होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो इसी प्रकार दोस्तों परिभाषा के हिसाब से यहाँ पढ़िए कि किसी एकांक आयतन में, यानी कि इसके आयतन में जो पदार्थ की परिणाम होती है, जो पदार्थ की मात्राएं होती है, जिसे हम द्रव्यमान कहते हैं, तो आयतन बटा द्रव्यमान, घनत्व का सूत्र क्या हो जाएगा? आयतन बटा द्रव्यमान। ठीक है दोस्तों, अब इसका एसआई मात्रक क्या होता है हम समझते हैं। दोस्तों एसआई मात्रक जिस प्रकार हम यहाँ समझाए हैं कि इसका फॉर्मूला से ही इसका एसआई मात्रक निकाला जा सकता है, जैसे कि बल का न्यूटन, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, यानी कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो गया। इसी तरह दोस्तों द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी और आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? आप लोग बताइए कि आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है। चलिए दोस्तों, अभी हम क्षेत्रफल का एसआई मात्रक बताए हैं, इसी प्रकार आयतन का एसआई मात्रक होता है। यहाँ पे हम आपको आयतन, दोस्तों किसी वस्तु का आयतन निकाला जाता है, ये आपकी मैथ के सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, कि किसी वस्तु का मतलब कि फॉर्मूला निकालना, किसी का आयतन निकालना, क्षेत्रफल निकालना। चलिए हम समझते हैं, आयतन निकालना है, किसी वस्तु का आयतन निकालना है तो उसकी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई से यहाँ पे गुना करना होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई के साथ गुना करना होता है। दोस्तों इसका लंबाई का एसआई मात्रक हम मीटर बताए हैं, चौड़ाई का भी मीटर होता है और ऊंचाई का भी मीटर होता है। दोस्तों 1 2 3 मीटर को गुना करना है तो क्या होगा? सभी के पावर में 1 होता है, और सभी का जब सेम बेस वाला ऊपर जो ऊपर का जो है घात जो है जब यहाँ सेम होगा तो पावर सबका जुट जाता है, यानी कि मीटर का क्यू हो जाएगा। तो आयतन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? आयतन का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर का क्यू। तो यहाँ पे हम मीटर का क्यू डाल सकते हैं, आयतन का एसआई मात्रक मीटर क्यू। तो दोस्तों इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यू। क्या हो जाएगा दोस्तों? केजी पर मीटर क्यू हो जाएगा। बात आई समझ में आपको? द्रव्यमान का एसआई मात्रक बटा मीटर आयतन का एसआई मात्रक। तो मेरा घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? केजी पर मीटर क्यू। ठीक है, चलिए दोस्तों एक और बात कि हर चीज में, हर पदार्थ में, हर वो वस्तु में उसका अलग अलग डेंसिटी होती है, उसका अलग अलग उसका घनत्व होता है। जैसे कि यहाँ पे हम आपको सोना का दिखा रहे हैं, सोना का एसआई मात्रक सोना का घनत्व जो है 19,300 केजी पर मीटर क्यूब होता है। सोना में जो घनत्व होता है कितना होता है? 19,300 केजी पर मीटर क्यूब। क्या होता है दोस्तों? सोना का घनत्व 19,300 मीटर केजी पर मीटर क्यूब। याद रखिएगा दोस्तों। और इसी तरह एक पानी का है, देख लीजिए पानी का घनत्व। पानी का घनत्व जो है हमारा कितना हो गया? 1,000 केजी पर मीटर क्यूब हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक है कि द्रवों में दाब। अब हम पानी के अंदर वो भी कौन सी पानी होना चाहिए, कौन सी द्रव होनी चाहिए? वो द्रव जो है स्थिर अवस्था में होना चाहिए। कहीं पे एक गमला में ले लीजिए, उस द्रव को शांत अवस्था में कुछ जांच कीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ देखिएगा कि स्थिर द्रव में के लिए 4 नियम हैं। स्थिर द्रव के लिए कितने नियम हैं? 4 नियम। पहले दोस्तों अगर हम एक गमले में
या फिर कोई एक बड़ा सा बर्तन में एक द्रव को ले लिया जाए, द्रव को ले लिया जाए और उसके बाद एक द्रव को हम एक गमले में ले लिए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इस नियम को हम पालन करते हैं कि स्थिर द्रव में क्या होता है, क्या ये सारे नियम जो है क्या पालन करता है। चलिए, पहला नंबर है दोस्तों कि द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है, द्रव जिस बर्तन में यहाँ पे रखा गया है, उस बर्तन के भीतरी सतह तथा अपने भीतरी के प्रत्येक बिंदु के दाब पर डालता है। इस बर्तन जो है, इस बर्तन के भीतरी सतह और इस पानी के प्रत्येक सतह के बिंदु, यहाँ पे जो पानी का सतह होगा वो सभी के प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, दाब डाला जाता है। उस पे सभी पे एक दाब होता है, एक प्रेशर होता है, ठीक है। तो पहला नियम तो यही है कि बर्तन के तल और ये सारे तल सभी पे एक बराबर जो होता है, सभी पे एक बर्तन के सतह पर, अपने प्रत्येक सतह पे सभी बिंदु पर दाब डालता है। क्या यह नियम पालन करता है? जी बिल्कुल। ये सतह के ऊपर जो है सारे पानी के ऊपर की सतह जो है सारे ऊपर से क्या करता है, एक दाब उत्पन्न करता है, मतलब कि यहाँ पे दाब डालता है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा टॉपिक है 2 नंबर की पॉइंट की द्रव के भीतरी सतह, द्रव के भीतरी किसी बिंदु या किसी भी क्षैतिज तल पर। अब द्रव के भीतरी मतलब कि उस पानी के अंदर, इस पानी के जो है अंदर किसी भी क्षैतिज तल, मतलब यहाँ का क्षैतिज तल ले लीजिए, फिर यहाँ का मतलब कहीं का भी, पर सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब सभी दिशाओं में समान होता है। मतलब कि इस क्षैतिज तल को, कहीं बीच का ले लीजिए क्षैतिज या फिर कहीं का, सभी दिशाओं में द्रव का जो है दाब एक समान लगता है। मतलब कि सभी का प्रेशर जो है किसी भी दिशा में, यह मतलब बीच का एक क्षैतिज ले लीजिए, वहां किसी भी दिशा में समान जो है बल जो है किसी भी दिशा में एक समान लगता है, मतलब कि समान सभी में एक दाब लगता है, ठीक है। चलिए, दाब जो है सभी दिशाओं में समान होता है। द्रव में तीसरा नंबर है कि द्रव के किसी बिंदु पर द्रव का जो दाब होता है, द्रव के किसी भी बिंदु पर, इस पानी के अंदर किसी भी बिंदु पर, मतलब कि इसका कहीं भी पॉइंट पे द्रव का दाब द्रव के मुख्य सतह से, अब उसका जो प्रारंभिक सतह होगा उसके मुख्य सतह से उस बिंदु के गहराई के समानुपाती होता है। मतलब कि पानी का जो यह सतह है और उस बिंदु के गहराई, मतलब कि यहाँ इसके गहराई के बिल्कुल क्या होगा, द्रव में दाब जो है एक गहराई का समानुपाती होता है। मतलब कि यहाँ का दाब और यहाँ का दाब दोनों क्या होगा, एक दूसरे के समान अनुपात में होगा। मतलब कि ऊपर मुख्य क्षैतिज तल पहला सतह और उसके गहराई का जो तल है वो दोनों है उस दूसरे के क्या है, एक समानुपाती, मतलब दोनों समान अनुपात में है, ठीक है। चलिए, अगला पॉइंट क्या है, दोनों के समानुपाती होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है चौथा कि द्रव में किसी बिंदु पर, अब पानी के किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व का समानुपाती होता है। अब ये बात भी है दोस्तों कि इस बर्तन में हम पानी लिए हैं, उसके किसी भी बिंदु पर अगर जांच करें कि उसका घनत्व कितना है, तो पानी टोटल, ये पानी के घनत्व, ये सारा पानी का घनत्व जो है एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब, किसी भी बिंदु पर द्रव का दाब समानुपाती उसका घनत्व, मतलब कि दोनों क्या है, एक समान अनुपात में है। किसी भी बिंदु पर, यहाँ पानी के किसी भी बिंदु का एक घनत्व ले ले, बीच का घनत्व ले ले और उसका घनत्व, मतलब कि इस पूरा पानी का घनत्व जो है टोटल जो है एक दूसरे के समान अनुपात में है। मतलब कि बीच का कोई भी भाग ले लीजिए, यहाँ का घनत्व ले लीजिए और पूरा का घनत्व ले लीजिए, या फिर यहाँ का घनत्व ले लीजिए, दोनों का घनत्व जो है बराबर ही होगा। मतलब कि टोटल पानी का जो घनत्व है एक बराबर होता है, मतलब एक समान होता है। यही चौथा पॉइंट में कहा गया है, ठीक है दोस्तों। चलिए, इस चारों नियम को हम पढ़ने के बाद एक नियम है पास्कल का नियम। क्या है दोस्तों? एक नियम पास्कल का नियम है। इसमें क्या होता है, देखिए, बंद द्रव के किसी भी भाग पर, अब एक पानी का बर्तन ले लीजिए, उसको किसी बड़ा प्लेट से या फिर कहीं से ढक दीजिए, इसे ढक दीजिए और उसमें देखिए कि बंद द्रव के
किसी भाग पर डाला गया दाब, अब इसके अंदर जो द्रव है उसके किसी भी भाग पे डाला गया दाब जो है सभी दिशाओं में समान रूप से संचित होता है। अब इस पे हम डालेंगे, कहीं एक जगह पे इस पे हम फोर्स डालेंगे, बल लगाएंगे, या फिर उस पे हम एक प्रेशर देंगे, दाब डालेंगे तो क्या होगा, तो सभी दिशाओं में, इसके सभी चारों दिशाओं में जो है समान रूप से संचित होगा। ये सभी दिशाओं में क्या होगा, एक समान रूप से संचित होगा। पानी जो है चारों दिशाओं में क्या होगा, एक समान रूप से संचित होगा। और इसे ही क्या कहते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं। मतलब कि इसमें सिंपल सी बात बोल रहा है कि कोई पानी का बर्तन लीजिए, उसको बंद कर दीजिए और उस पे जो प्रेशर आएगा वो चारों दिशाओं में समान रूप से संचित होगा। ठीक है, इसी नियम को ही क्या कहते हैं, पास्कल का नियम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि द्रव में जो है दाब का नियम पास्कल के नियम द्वारा दिया गया है। किनके द्वारा दिया गया है, तो क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि द्रव में दाब का नियम किनके द्वारा दिया गया है, तो ये जो है पास्कल के नियम के द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ भी एक पॉइंट आपका बन रहा है कि द्रव में दाब का नियम पास्कल के नियम के द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की जो है क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। और दोस्तों आज की क्लास आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो आप इस क्लास को आप लाइक कीजिए और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।